हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक संगठन की विशेषताएं एवं लक्षण। इससे पहले कि लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि सामाजिक संगठन क्या है, इसकी आवश्यकता समाज में क्यों है, और अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि सामाजिक संगठन को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम सामाजिक संगठन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता सामाजिक संगठन की है कि सामाजिक संगठन की आधारशिला के रूप में एक से अधिक निर्णायक इकाइयों का होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, संगठन कभी भी होगा तो सिर्फ एक चीज़ में नहीं होगा। संगठन को दिखने के लिए आवश्यक है कि अलग अलग इकाइयाँ हों, तभी हम देख सकते हैं कि उसमें संगठन है या उसमें विघटन है, यानी कहने का मतलब उसमें एकता है या उनमें एकता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक से अधिक निर्णायक या निर्णायक इकाइयों का होना आवश्यक है। दूसरा है कि ये जो निर्णायक इकाइयाँ हैं सामाजिक संगठन की, इनमें एक नियमबद्धता और क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। ठीक है। तीसरा है, ये जो निर्णायक इकाइयाँ हैं, ठीक है, इनके बीच में जैसा कि क्रमबद्ध और नियमबद्धता की हमने बात की है कि इनकी जो इकाइयाँ हैं, विभिन्न जो तत्व हैं, उनमें एक नियमबद्धता, एक नियम से वो बंधे हो, एक क्रम उनके अंदर हो, तभी हम संगठन को उचित रूप से देख पाएंगे। उसी तरह से क्रमबद्ध होने के साथ ही उनमें क्रमबद्ध सहयोग भी होना चाहिए। पिछले वीडियो में जब हमने संगठन के बारे में पढ़ा था तो शरीर का और एक घड़ी का एग्जाम्पल लेकर हमने समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से सामाजिक संगठन में उसकी इकाइयाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक इकाई का किस तरह से निश्चित कार्य होता है और वो आपस में किस तरह से क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई सहयोग प्रदान करती है। बिल्कुल वैसे ही है कि जब सामाजिक संगठन की जो इकाइयाँ हैं उनमें भी क्रमबद्ध सहयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए, और उसी के फलस्वरूप जो है समाज में कोई निश्चित प्रतिमान हमको दिखाई देता है। ठीक है। फोर्थ है कि निर्णायक इकाइयों के बीच में प्रक्रियात्मक संबंध भी होना चाहिए जो कि इनको एक सूत्र में बांधता। हालांकि निर्णायक इकाइयाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनमें पारस्परिक निर्भरता के आधार पर एक ऐसा प्रतिमान बनता है कि इससे अनेकता में एकता उत्पन्न होती है। बिल्कुल लास्ट वीडियो में जो हमने शरीर के हमारे विभिन्न अंगों का एग्जाम्पल लिया था वो इस पर बिल्कुल लागू हो रहा है। छठा है कि ये जो निर्णायक इकाइयाँ हैं उनमें से प्रत्येक की एक पूर्व निश्चित स्थिति होती है जिसके अनुरूप वह अपना अपना नियत कार्य करती है। ठीक है। सातवां हमने लिखा है कि ये इकाइयाँ जो है परस्पर निर्भर होती हुई एक ऐसी संतुलित व्यवस्था को बनाने में योगदान करती है जिससे कि अधिक से अधिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है। देखिए, सामाजिक संगठन एक स्थिर अवधारणा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन को आवश्यक रूप से जो है प्रभावित करता है, और सामाजिक संगठन भी परिवर्तन की तरह कोई स्थिर धारणा नहीं है बल्कि सापेक्ष धारणा है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सामाजिक संगठन के जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण इसके लक्षण हैं, इसके तत्व हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तत्व मैंने यहाँ लिखा है एकमत्यता, है ना। तो आप देखिए कि एकमतता और सामाजिक संगठन आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समाज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर सामान्य सामाजिक सहमति या एक से विचारों का या एक से दृष्टिकोण के अभाव में अगर जो विभिन्न महत्वपूर्ण मैटर्स है, मामले हैं, उनमें यदि एकमतता नहीं है तो समाज का अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि एकमतता के अभाव में न तो कोई सामाजिक कार्य संभव है और न ही समाज का अस्तित्व संभव है। ठीक है। जब अधिकतर लोग
अधिकांश व्यक्ति जो है अधिकतर वस्तुओं के विषय में एक सा दृष्टिकोण रखते हैं, एक सा विचार रखते हैं। जब वे बहुत से विषयों पर उनकी एक से विचार रखते हों और जब एक ही प्रकार की घटनाएं उनके दिमाग पर समाज के विचार और प्रभाव डालती हों, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं सामाजिक एकता, है ना। अब इससे बिल्कुल क्लियर है कि हम उस समय तक सामाजिक संगठन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस समय तक सामाजिक संगठन संभव नहीं है जब तक कि समाज से संबंधित सामान्य विषयों पर अधिकतर लोगों के विचारों में या उनके मतों में समानता ना हो। ठीक है, आए समझ में। तो अब देखिए, एकमतता की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में जो कि इतना गतिशील समाज है, उसमें आज के टेक्निक के युग में एकमतता लेकर आने में जो विभिन्न सोर्स हैं, उनमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, बहुत सारे अखबार है, न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, इन सब का एक विशेष योगदान है ना। समाज में सामाजिक संगठन उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में कि उस समाज के अधिकतर लोगों में जो सामाजिक महत्व के विषय हैं, उन पर उनके विचारों में जितनी एकमतता है, उतना ही समाज में सामाजिक संगठन होगा। और आज के प्रेजेंट अगर सिनेरियो में हम देखें तो जो इंडिविजुअलिटी है वो क्या है, समाज में हावी है। तो वहाँ पर जो व्यक्तिवादिता की जो भावना आती है वो एकमतता के मार्ग में बाधा का कार्य करती है, और उस एकमतता के अभाव में सामाजिक संगठन के अभाव में सामाजिक एकता की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर एक नई चीज़ उभर के आती है जिसको हम सामाजिक विघटन, जो कि सामाजिक संगठन के बिल्कुल विपरीत है, वो एक स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। दूसरे लक्षण या तत्व की हम बात करेंगे, सामाजिक नियंत्रण। देखिए, इंसान जो भी कार्य करता है उनको सही ढंग से करने के लिए, एक स्थिरता से करने के लिए समाज में नियंत्रण होना आवश्यक है ना। और सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे साधन हैं जो कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करते हैं। और इन साधनों में जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, विभिन्न संस्थाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, जनरीतियाँ जो है व्यक्तिक और सामूहिक आचरण के काफ़ी अंशों को जो है प्रभावित करती है। ये जनरीतियाँ समूह की आदतों के प्रति मानी है। हमने जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्था, इन सब के बारे में हम अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, और उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्थाएं समाज में पनपती हैं और सामाजिक संगठन को बनाए रखने में समाज के व्यक्ति के ऊपर जो है सामाजिक नियंत्रण करते हुए समाज में एकता बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, चौथी हम यहाँ तीसरा जो है लक्षण हमने लिया है, सुपरिभाषित सामाजिक संरचना। एक समाज की सामाजिक संरचना जितनी अधिक सुपरिभाषित होगी और संतुलित होगी, वो समाज उतना ही क्या होगा, संगठित होगा। सामाजिक संरचना बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारी भूमिकाओं से बनता है, और अगर समाज में विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थितियाँ और उनके कार्य जो है निश्चित है, तो उनमें संतुलन है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सामाजिक संगठन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना काफ़ी है कि एक सुपरिभाषित सामाजिक संरचना का होना ही सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है।